अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमने अपनी इन्वेंटरी को कैसे अकाउंट फॉर करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये टॉपिक सीए के स्टूडेंट्स जो पेपर कैफ 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ले रहे हैं उनके लिए है। ये टॉपिक एसीसी के पेपर F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्टूडेंट्स पेपर ले रहे हैं उनके लिए है। ये टॉपिक ICMAP के स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये टॉपिक CA के जो स्टूडेंट्स कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पढ़ रहे हैं उनके लिए है। ये स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर MBA की स्टडीज़ में, MCOM की स्टडीज़ में, BBA की स्टडीज़ में या BCOM की स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं उनके लिए है जी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि IAS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि इन्वेंटरी को डील करता है, उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, IAS2 इन्वेंटरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वेंटरी के हवाले से गाइडलाइन देना। अब ये डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की अभी हमने बात की है, IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड सो मैनी, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो डिफरेंट स्पेसिफिक टॉपिक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से हमें बताते हैं। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिनको हम फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर आइटम को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमने इन्वेंटरी की कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है, हमने इन्वेंटरी की कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है, और सब्सिक्वेंटली बाद में हमने उसको एक्सपेंस कैसे रिकग्नाइज करना है, इंक्लूसिव ऑफ एक इम्पॉर्टेंट चीज के हवाले से कि हमने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कैसे करना है NRV पे। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड हमें कास्ट के फार्मूलाज के हवाले से भी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स के हवाले से भी गाइडेंस देता है कि कौन कौन सा फार्मूला हमारा रेलिवेंट है और कौन सा फार्मूला नहीं अलाउ होता। ठीक है, कि हमने उन फार्मूलाज को यूज करते हुए अपने इन्वेंटरी को कास्ट कैसे असाइन करनी है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस स्टैंडर्ड के स्कोप के हवाले से जी। तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उन एसेट्स के लिए जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल आउट करते हैं। किन चीज़ों पे, किन एसेट्स पे, जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिन चीज़ों में बिजनेस ट्रेड करता है, जैसा कि मैंने बात की फिनिश गुड्स। उसके बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एसेट्स हैं, मतलब है कि कुछ काम हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ ये, लेकिन किस बिजनेस में होगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोसेस पे भी ये अप्लाई होता है। और जो मटेरियल और सप्लायर्स हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं उन पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो फिनिश गुड्स की अगर इन्वेंटरी है आपकी तो उस पे भी ये अप्लाई होगा। अगर वर्क इन प्रोसेस की, वर्क इन प्रोसेस कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और फिनिश गुड्स भी कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। वर्क इन प्रोसेस ऐसे यूनिट्स हैं जो जिन पे कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, और रॉ मटेरियल जो इनपुट ली जिसको फर्दर प्रोसेस करके अपने फिनिश गुड्स बनानी है। फिनिश गुड्स कौन सी हुई, जो मुकम्मल हो चुकी है लेकिन अभी तक बिकी नहीं है।
अच्छा जी, तो ये स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होता है, एक्सक्लूड करता है कुछ टाइप की इन्वेंटोरीज को। अगर कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें अगर आपके पास वर्क इन प्रोसेस है तो उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर इन्वेंटोरी है तो उस पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसिड्स अगर आपके पास हैं तो उन पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। अब ये वो एसिड्स हैं जिनके अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जो डील करते हैं इनको। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होगा अगर आपकी जो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या मिनरल्स एंड और मिनरल्स के रिलेटेड के प्रोडक्ट्स हैं जिनको एनआरबी पे मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, तो वहां पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है, इन चीजों पे अप्लाई हो सकता है, ये एक्सक्लूड हो रही है। उसके अलावा कौन सी चीज है, अगर आपके पास ब्रोकर ट्रेडर्स जो डील करते हैं उनकी इन्वेंटोरी है और वो फेयर वैल्यू लेस कास्ट टू सेल पे शो हो रही है तो उन पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली, इन्वेंटोरी इटसेल्फ है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक करंट एसेट है। इट मींस इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर है या अप टू 1 ईयर है। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल क्या होता है वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा, एक्सपेक्टेड लाइफ। और ये किसके लिए, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक बिजनेस की अगर मैं फंक्शन वाइज टाइप्स डिस्कस करूं तो 3 हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल। अब जो होलसेल और रिटेल है ये एज इट इज चीज लेते हैं और आगे दे देते हैं, तो इनकी वो क्या है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक चीज की शक्ल चेंज करके एक और शक्ल में लेके आता है, तो ये इसमें भी जो भी इन्वेंटोरीज हैं वो क्या होंगी, फॉर सच सेल। तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में हो सकती है, फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा ऐसे मटेरियल या सप्लायर्स जो नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सर्विसेज देने में कंज्यूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप के पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर है, उसके लिए आप ऑयल लेते हैं, तो वो भी आपकी एक तरह की इन्वेंटरी होगी, इवन दो कि आप उसको सेल नहीं कर रहे बल्कि नॉर्मल अपने जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनको डील करने के लिए उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी हमारी इन्वेंटोरीज होंगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसमें सारे एस्टिमेट्स हैं, लेटर ऑन फिर हमारी इस पे डिस्कशन होगी। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, उसमें से एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करेंगे और एस्टिमेटेड कास्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स। देखें, आपके पास एक यूनिट है, आप कहते हैं जी कि इसको आप सेल करेंगे 100 रुपीज में, लेकिन 100 रुपीज में सेल करने के लिए पहले उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा और 5 रुपए आपकी से कास्ट आती है उसको कंप्लीट करने के लिए, और सेल करने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपके लगते हैं, से 10 रुपए लग रहे हैं, तो आपका एनआरवी कितना आया, 100 माइनस 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 100 माइनस 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 85 आपकी क्या है, एनआरबी है जी। उसके बाद फेयर वैल्यू, ये एक और स्टैंडर्ड है जो ये डिफाइन करता है। कौन सा स्टैंडर्ड है,
IFRS 13, the price that would be received to sell an asset, एक ऐसी प्राइस जो आप रिसीव करेंगे अपना एसेट बेचने में, या आप पे करेंगे अपनी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड मेजरमेंट डेट। अब ऑर्डरली ट्रांजैक्शन कौन सी है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बगैर किसी इन्फ्लुएंस के या बगैर किसी आप कह ले कि कोई भी दीद लिहाज ना हो, जो सिर्फ प्योर बिजनेस टर्म में ट्रांजैक्शन हो, उसमें कोई क्वर्जन ना हो, किसी ने असले के जोर पे या धमकी दे के ना वो ट्रांजैक्शन की हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप ना हो जिसमें कुछ मोरालिटी इन्वॉल्व हो और आप उसको कम प्राइस पे करेंगे, बल्कि प्योर प्रोफेशनल बिजनेस टर्म में ट्रांजैक्शन होगी तो उसको ऑर्डरली ट्रांजैक्शन कहेंगे। किसके दरमियान? मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो लोग मार्केट में डील कर रहे हैं उनके दरमियान उस डेट पे हो, तो जो प्राइस जिस पे वो ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी फेयर वैल्यू है जी। इसके बाद इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? कब जाके हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंटरी को रिकग्नाइज करेंगे? इसको एसेट हम रिकग्नाइज करेंगे जब ये दो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी। ये प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, कि आपको कल को इससे इकोनॉमिक बेनिफिट हो और एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजर की जाएगी। तो ये रिकग्निशन क्राइटेरिया किसी भी एसेट का है, क्योंकि हम कह चुके हैं इन्वेंटरी हमारा करंट एसेट है, तो इस पे भी ये अप्लाई होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक अहम प्रिंसिपल जो बेसिस प्रोवाइड करता है इन्वेंटरी के हवाले से, वो क्या है? इसको स्टेट करें, इन्वेंटरी मस्ट बी स्टेटेड किस पे? लोअर हाफ। किस पे? लोअर हाफ। किस किस चीज का? कास्ट या एनआरवी। एनआरवी की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास एनआरवी आ जाएगी। कास्ट कैसे डिटरमिन करनी है हमने अगली स्लाइड्स में देखना है। तो इनमें से जो लोअर होगी हमने इन्वेंटरी को उस पे रिकग्नाइज करना है। अब क्यों ऐसा करते हैं? इसके पीछे जो लॉजिक है वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है अपनी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के हवाले से लेक्चर है उसमें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एस्टिमेटेड लॉसेस को इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लो और इनकम को तब तक ना रिकग्नाइज करो जब तक आप सर्टन ना हो वर्चुअली। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके एसेट की इन्वेंटरी की एनआरवी कास्ट से कम है, तो इमीडिएटली मतलब है कि जितनी कास्ट इनकर कर चुके हैं उससे कम पे आपको रिकवर होगा, तो वो एस्टिमेटेड लॉस अभी रिकग्नाइज कर लें। जब आप उसको अभी से रिकग्नाइज करेंगे तो वो इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हो जाएगी। तो जब लोअर पे लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉस रिकग्नाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हवाले से कि ये जो हमने कहा कि इनको लोअर हाफ पे लेना है कास्ट या एनआरवी को, तो उसके लिए हमने एनआरवी और कास्ट का जो कंपैरिजन करना है वो आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना है। किस बेस पे करना है? आइटम बाय आइटम बेसिस पे। अब ये आइटम बाय आइटम बेसिस क्या है? से आपके पास 3 प्रोडक्ट्स में आप ट्रेड करते हैं,
ए में, बी में और सी में। तो हर एक की कास्ट और एनआरवी को हमने सेपरेटली कंपेयर करना है। ये नहीं कि तीनों प्रोडक्ट्स की इकट्ठा कर फिर एट द एंड हमने एनआरवी और कास्ट को कंपेयर करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है, हर प्रोडक्ट लाइन का सेपरेट कास्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है। मुमकिन है प्रोडक्ट ए की एनआरवी लोअर हो, मुमकिन है प्रोडक्ट बी की कास्ट लोअर हो, मुमकिन है प्रोडक्ट सी की भी कास्ट लोअर हो, तो जो लोअर होगी उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन हम क्या देखेंगे, आइटम बाय आइटम बेसिस पे देखेंगे जी। तो कास्ट को कैसे डिटरमिन करना है, एनआरवी का तो हमें पता चल गया डेफिनेशन में भी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अब कास्ट को कैसे डिटरमिन करना है, इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये तमाम एसेट्स की कास्ट को डिटरमिन करने के लिए यही यूज होता है। All the costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition must be capitalized। कि इन्वेंटरी जिस शक्ल में पड़ी हुई है, जहां पे पड़ी हुई है, उस शक्ल और उस जगह पे लाने के लिए जितनी भी कास्टें आपने इनकर की है वो उसका पार्ट बन जाएंगे। अब अगर आपने परचेज की इन्वेंटरी, तो वो कौन कौन सी पॉसिबल कास्टें हैं, परचेज प्राइस जो कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स। मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये वो डिस्काउंट है जो जब आप सेल या परचेज कर रहे होते हैं उस वक्त आप या रिसीव करते हैं या अलाउ करते हैं। तो इसलिए परचेज प्राइस हमारी कौन सी होगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स जो निकाल देंगे। तो ये इन्वेंटरी की कास्ट का पार्ट बनेंगे। फिर जो आपने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इनकर किए, इंपोर्ट ड्यूटी या कोई और टैक्स, आपने जो भी नॉन रिफंडेबल टैक्स होगा वो भी पार्ट बन जाएगा। फिर है ट्रांसपोर्टेशन की और हैंडलिंग कास्ट जो आपको इनकर करने पड़ती है। अब समटाइम क्या होता है कि सप्लायर आपसे जो प्राइस लेता है उसमें सब ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूसिव होती है, समटाइम नहीं होती। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, कैरेज या फ्रेट आपको बेयर करना पड़ रहा है तो वो भी हम इन्वेंटरी की कॉस्ट में शामिल करेंगे। फिर पॉसिबल है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपने इन्वेंटरी की शक्ल चेंज की, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर की और वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर की, तो उसके लिए कन्वर्जन की कास्ट हमने इनकर की। अब ये वो कास्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड होती है। अब इसमें दो चीजें शामिल हो सकती हैं, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब ये ओवरहेड्स कौन से होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर आपने रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो भी कास्ट इनकर की विद इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। वो बाय नेचर, बाय बिहेवियर फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड की एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, वेरिएबल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में कंज्यूम होगी तो बिल आएगा। वेरिएबल कौन सी होती है, जो एक्टिविटी के साथ चेंज होती है। फिक्स कौन सी होती है, जो एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स रहती है। तो ये कास्टें, कन्वर्जन कास्ट जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल और एफओएच हम ऐड कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट में डायरेक्ट लेबर और एफओएच ऐड करके कास्ट ऑफ कन्वर्जन बन जाएगी। अब ये कहां पे इनकम होगी, अगर हमारा इन्वेंट्री जो है वो वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स है। अब कुछ
ऐसी कास्टें हैं जो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बता दिया कि आप इन्वेंटरी की कास्ट में शामिल नहीं कर सकते। अब उनकी बात कर लेते हैं। इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज, अब एक नॉर्मल वेस्टेज होता है, एक एबनॉर्मल होता है। अब सुने इनमें फर्क क्या है। एबनॉर्मल वेस्टेज वो है जो आपका अवॉइडेबल वेस्ट है, जो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है। और नॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज है जो अनअवॉइडेबल है और जो नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इसमें मैं बात करूं कि जी राइस जो है, चावल जो है, उस की प्रोडक्शन के लिए किसान क्या करता है, धान काश्त करता है। अब जब किसान धान की कटाई करता है तो उसमें काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो धान को चावल में कन्वर्ट करते हैं, उसको फैक्ट्री को हम शेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेलर। अब उन्होंने क्या काम करना होता है कि जब किसान से धान की प्रोडक्ट ली, उसको फिर ड्राई किया। जितना वो ज्यादा ड्राई होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का चावल प्रोड्यूस होता है। अब इस वजह से अगर उन्होंने 100 केजी का दाम लिया तो मुमकिन है उसमें से 40 या 50 या 60 या 70 केजी की आउटपुट नेट चावल किया है। तो ये जो वेस्टेज हो रही है 100 में से 30 या 40 केजी की, ये क्या है? ये नॉर्मल वेस्टेज है। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइन की वजह से है। ठीक है। और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है कि वहां से उनके जो फैक्ट्री है वहां से को 50 बोरी चावल जो है वो चोरी हो जाती है। अब उसको आप सेव कर सकते हैं। अब वो क्या है? एबनॉर्मल वेस्टेज है, वो एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है तो वो कास्ट ऑफ इन्वेंटरी में शामिल नहीं होगा, उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टोरेज कास्ट, इन्वेंटरी को स्टोर करने की जो कास्ट है, वो गोडाउन का रेंट है, वहां पे जो स्टोर कीपर है उसकी सैलरी है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी की सारी कास्टिंग जो है वो भी एक्सक्लूडेड कास्टेड है। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन के अलावा कोई ओवरहेड्स हैं, सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, तो वो भी एक्सक्लूडेड है। सेलिंग कास्टिंग, जैसे मैंने सेलिंग ओवरहेड्स की सेल करने के रेलिवेंट जितने भी कास्टें हैं, सेल्स की टीम है, उसकी सैलरीज हैं, उनकी कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, वो सारी सेलिंग ओवरहेड्स कहलाते हैं, वो भी एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है, अगर आपने जो इन्वेंटरी खरीदी है वो फॉरेन कंट्री से खरीदी है, पाकिस्तानी कंपनी है, उसने यूएसए से चीज खरीदी है, तो वहां पे डॉलर में पे किया है मुमकिन है, तो उससे जो करेंसी एक्सचेंज रेट डिफरेंस आता है वो भी एक्सक्लूडेड कास्ट है। अगर आप डेफर कल को बाद में पेमेंट करते हैं, अभी नहीं करते, और उसके साथ सप्लायर को कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट की कास्ट भी डेफर पेमेंट पे जो कल को पेमेंट करनी है वो भी एक्सक्लूडेड कास्ट है। तो ये थी हमारी एक्सक्लूडेड कास्ट। अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि इन्वेंटरी के लिए हम परचेज प्राइस और नॉन ट्रांसफरेबल टैक्सेस या ट्रांसपोर्टेशन कास्टें कैपिटलाइज करेंगे अगर आपके रॉ मटेरियल या एज इट इज आप इन्वेंट्री को सेल करते हैं। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स में कन्वर्जन कास्टों को भी हम ऐड करेंगे। जनरल क्राइटेरिया क्या था कि ऑल द कॉस्ट दोज आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स इंटेंडेड यूज, लोकेशन एंड कंडीशन मस्ट बी कैपिटलाइज। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजंस बनाए जी। अब इन्वेंटरी को वैल्यू करने का सिस्टम्स कौन कौन से हैं? दो सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं परपेचुअल सिस्टम
अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो साथ ही आप अपने इन्वेंटरी का रिकॉर्ड अपडेट कर लेते हैं। अब मॉडर्न जमाने में अभी जो टाइम है इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स हैं ज्यादा यूज होते, तो ज्यादा यही परपेचुअल सिस्टम आजकल यूज होता है। तो साथ ही आप अपने रिकॉर्ड को जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, इन्वेंटरी रिसीव की या सेल की, तो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया। और उसमें नॉर्मली आजकल किस चीज का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। दूसरा है पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम। अब इसमें डिटरमिन कब होती है, इन्वेंटरी की अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। आप पहले जब भी ट्रांजैक्शन होती है रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करते, बल्कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। अब डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है, उनकी बात में हम बात करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। अगर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, यूज किया है, तो चाहे इन्वेंटरी वैल्यूएशन सिस्टम कोई भी हो, परपेचुअल सिस्टम हो या पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम हो, आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर सेम आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया है तो दोनों मेथड्स में, परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में और पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम में, आपको जो रिजल्ट्स हैं इन्वेंटरी के हवाले से वो डिफरेंट आएंगे। किस मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड पे। ठीक हो गया जी। अब इन मेथड्स पे हम फर्दर बात करते हैं। अब इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स कौन कौन से है। पहला है एक्चुअल यूनिट कास्ट मेथड। अब ये कहां पे होता है, जब इंटरचेंजेबल चीज ना हो, यूनिक नेचर की चीज हो, जो ना ऑर्डरली उस तरह की रिप्लेस चीज ना आपको मिल सके, उसी तरह की और प्रोडक्ट लाइन ना हो, तो उसके लिए हम एक्चुअल कास्ट यूनिट यूज करते हैं। जितनी एक्चुअल कास्ट लगी और जितने यूनिट्स हुए उनको मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेंटरी की वैल्यू ले ली। ये कब होती है, जब इंटरचेंजेबली नहीं होती चीज। नॉर्मली उसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई, यूज्ड कार। तो हर कार जो यूज कार है उसका अपनी एक वैल्यूएशन है, मुमकिन है उसके रेलिवेंट कोई और कार ना मिले। से एक ही कंपनी की तीन ही कारें एक ही मॉडल की हैं, लेकिन उनकी जो जाहिरी कंडीशन है वो मुमकिन है डिफरेंट हो, तो इसलिए कोई इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट नहीं होती, तो उसके लिए एक्चुअल यूनिट कास्ट मेथड ही यूज होगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब है सेम नेचर की चीजें हैं, जैसे एग्जांपल दी हुई है टिन्स ऑफ बीन्स, तो उसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज। अब इन दोनों मेथड्स को स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है। एक और मेथड भी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो IS2 ने कैटेगरिकली बैन कर दिया हुआ है, इसलिए हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक हो क्या जी। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक नेचर की अगर आपने इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन करनी है, उनकी कॉस्ट को डिटरमिन करना है, तो उस एक ही मेथड यूज, अगर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही यूज करना है। अगर आपने वेटेड एवरेज यूज किया हुआ है तो वेटेड एवरेज को ही यूज करना है। हाँ, अगर आपकी इन्वेंटरीज की नेचर या यूज डिफरेंट है तो फिर जस्टिफिकेशन बन सकती है कि आप डिफरेंट मेथड यूज कर लें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर लें, या वेटेड एवरेज यूज कर लें, या एक्चुअल कॉस्ट यूज कर लें, फिर आप यूज कर सकते हैं जी। अब पहला मेथड
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और परपेचुअल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल। अब परपेचुअल में हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई, हमने अपडेट कर लिया अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। अब से ये 1 जनवरी है, जनवरी की 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस था इन्वेंटरी का 100 यूनिट्स थे और हर यूनिट की प्राइस 20 थी, तो 2000 की वैल्यू आ गई। अब फिर 2 तारीख को हमने 200 यूनिट्स रिसीव किए और यूनिट की प्राइस 30 है और टोटल फिगर कितना आ गया? 6000। अब साथ ही हमने अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लिया, 100 पहले वाले थे, 200 अब नए आ गए रिसीट्स वाले। तो इन दोनों की वैल्यूएशन में हमने डाटा अपडेट कर दिया। पहले सिर्फ 100 शो किए थे, अब साथ ही 200 भी शो कर दिए। अब 3 तारीख को हमने 150 यूनिट्स बेचे। कितने यूनिट्स इशू किए या सेल किए? 150। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो कहता है जी कि जब आप बेचेंगे तो पहले इन हुए थे उनको पहले आउट करेंगे। तो 100 ये पहले इन हुए थे, इस 100 को हमने उठाया तो इसको इशू कर दिया। फिर 50 और करने थे, वो यहां से 30 वाली जिनकी प्राइस थी, तो 50 हमने यहां से उठाए और इनको इशू कर दिया इस प्राइस पे। अब रिमेनिंग यहाँ से 100 ये पूरे के पूरे इशू हो गए, यहाँ से 50 इशू हो गए, तो बाकी 150 बचे 30 पे, तो ये बैलेंस बच गया। तो जैसे भी कोई ट्रांजैक्शन हुई, कोई रिसीट हुई, कोई इश्यूएंस हुई, कोई परचेज हुई, कोई सेल हुई, हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया जी। उसके बाद 4 तारीख को 100 यूनिट्स, यूनिट प्राइस 40 है, 4000 टोटल आ गया और हमने बैलेंस को अपडेट कर लिया। 150 पुराने थे, 100 नए वाले आ गए, तो टोटल फिगर ये आ गया जी। तो इस तरह हमने हर ट्रांजैक्शन के साथ अपने डाटा को अपडेट किया। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये वैल्यू है किसकी? ओपनिंग इन्वेंटरी की। और ये जो बैलेंस है, ये वैल्यू है किसकी? क्लोजिंग इन्वेंटरी की। ये इश्यूएंस के कॉलम का जो टोटल आया, ये हमारे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर है। और ये जो रिसीट्स के कॉलम का टोटल आया, ये परचेजेस का फिगर है। अब इनका क्या रिलेशनशिप है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होती है, लेटर ऑन जाके डिस्कस करेंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो अगर आप देखें 200,000 की ओपनिंग इन्वेंटरी, 10,000 की परचेजेस, तो 12,000 हो गया, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी 8,500 की माइनस की, तो 3,500 का ही फिगर आया हमारे पास। ठीक है जी। जी अब हम बात करते हैं इसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में। वही डाटा है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 100 यूनिट्स का, 20 प्राइस 2000, फिर रिसीट्स हुई 200 की 30 पे और 100 की 40 पे। अब हमने पहले रिसीट्स का टोटल कर लिया, फिर इश्यूएंस की, तो टोटल इश्यूएंस हमारी 150 की हुई। तो फर्स्ट इन 100 वाले पहले चले गए, फिर इन 200 में से 50 चला गया। अब बैलेंस कितना बच गया? 200 वाले जो थे, इनमें से 50 चला गया, तो 150 30 पे बच गया हमारे पास और 100 40 पे बच गया, तो बैलेंस का फिगर हमने बना लिया। अब इसका टोटल किया तो ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गई। लेकिन ये किस डेट को करेंगे? लास्ट डेट को सारी रिकॉर्डिंग करेंगे। अब ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया और ये ओपनिंग इन्वेंट्री और ये हमारी रिसीट्स परचेज आ गई। अब देखें, मैंने एक बात कही थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में चाहे पीरियोडिक है चाहे परपेचुअल सिस्टम है, क्योंकि पहले वाले यूनिट्स ही इशू होने हैं, हमारा एट द एंड रिजल्ट सेम आएंगे। क्लोजिंग इन्वेंटरी का फिगर सेम आया, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर भी सेम आ गया।
लेकिन अब आगे देखिएगा, हमने मेथड चेंज किया, वेटेड एवरेज मेथड या एवको मेथड यूज किया। अब इस मेथड में जो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मैंने हाईलाइट की है, ये रेड वाला फिगर, हमारी जिस डेट को परपेचुअल में, क्यों कि हम, अब ये कौन सा मेथड है, परपेचुअल में, एवको किस में है, परपेचुअल मेथड में। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुई, हमने डेटा अपडेट किया, तो जिस डेट को भी हमारी रिसीट होगी, हमें यूनिट प्राइस कैलकुलेट करनी होगी इस फार्मूला को यूज करते हुए। क्या? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब देखें, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। अब हमने 2 तारीख को 200 यूनिट्स खरीदे, 30 यूनिट प्राइस थी 600, तो टोटल यूनिट्स हमारे 100 पहले वाले, 200 ये वाले, 300 हो गए। और इन दोनों की टोटल कॉस्ट पहले 2000 की थी, अब 6000 की ये हो गई, तो 8000 की हो गई। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो हमारे पास 8000 डिवाइडेड बाय 300 किया, तो हमारे पास फिगर आया 26.6667, ये हमने कैलकुलेट किया। अब ये प्रैक्टिस हम हर उस डेट को करेंगे जिस डेट पे हमारी परचेजेज होंगी या रिसीट्स होंगी। फिर हमने 3 तारीख को 150 यूनिट्स सेल किए, वो इस यूनिट प्राइस को यूज करते हुए, और रिमेनिंग यूनिट्स को भी इसी यूनिट प्राइस पे हम बैलेंस शो कर लेंगे। उसके बाद हमने 4 तारीख को 100 की रिसीट की 40 पे, तो 4000 इसका टोटल फिगर आ गया। अब देखें, हमने यूनिट्स को अपडेट किया, 150 पहले वाले, 100 ये वाले, 250 हो गए। और कास्ट को भी अपडेट किया, 4000 पहले वाले और 4000 ये वाले, 8000। अब 8000 डिवाइडेड बाय 250, क्योंकि जब भी रिसीट होगी ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी यूनिट्स प्राइस को अंडर परपेचुअल में। तो 8000 डिवाइडेड बाय 250 किया, तो हमारे पास ये फिगर आ गया 32 जी। तो अब ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटोरी का फिगर है, ये क्लोजिंग इन्वेंटोरी का फिगर है, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर है, और ये परचेजेस का फिगर है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंटोरी 8000 की है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4000 की है। कैसे? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो 2000 प्लस 10,000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 4000। अब ये पीरियोडिक सिस्टम आ गया। हमने पहले सारे जितने भी बैलेंस थे उनको शो कर लिया, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो रिसीट्स हुई। फिर हमने इश्यूएंस शो की, और उसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस शो किया। अब देखिए, हमने जो यूनिट प्राइस है, ये जो यूज की 30 की, या ये यहां पे जो यूज की 30 की, इसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैलकुलेट किया। कैसे किया? सारी कास्टों का टोटल किया, 6000 प्लस 2000 प्लस 4000। अब वहां पे क्या था, जब भी रिसीट हुई थी, यहां पे ऐसा नहीं है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 12000 टोटल किया, सारे यूनिट्स को टोटल कर लिया, 200 प्लस 100 प्लस 100 400, तो यूनिट प्राइस कितनी आई? 30। इसी को जितने यूनिट्स इशू किए ड्यूरिंग द पीरियड उनके साथ मल्टीप्लाई करके इश्यूएंस कास्ट निकाल ली, और जो यूनिट बच गए उनके साथ मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया। अब देखो, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डिफरेंट है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डिफरेंट होगी। वहां पे 8000 का क्लोजिंग बैलेंस था, तो 4000 की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। यहाँ पे 7500 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो 4500 की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। तो इट मींस, सॉरी, ये यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, ये एवको वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में, एवको में, दोनों मेथड्स में
क्या है, आपके फिगर्स डिफरेंट होंगे। अब ये बात प्रूव हो गई जो हमने पहले डिस्कस की थी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में चाहे परपेचुअल हो चाहे पीरियोडिक हो, आपके रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका एवको मेथड है तो परपेचुअल और पीरियोडिक में रिजल्ट्स चेंज होंगे। जी, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि अगर आपका कोई एरर होता है इन्वेंटरी में तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक सेपरेट टॉपिक भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता दूं। प्रिंसिपल क्या है कि दो काम करते हैं। क्या करना चाहिए था, व्हाट वाज डन, क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, हमने क्या किया है, जो रॉन्ग एंट्री की है वो क्या किया है, व्हाट शुड हैव बीन डन, और अगर करेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर का इफेक्ट आ जाएगा। रॉन्ग एंट्री क्या की थी और करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी। अगर हम एरर ना करते तो उन दोनों का डिफरेंस एरर्स आ जाएगा। अब अगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है तो बिगनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस की तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर आ गया। और अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है तो बिगनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस is equal to cost of goods available for sale माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो एंडिंग इन्वेंटरी आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी आपसे कैलकुलेट करवाता है या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपसे कैलकुलेट करवाता है। तो हम ये फार्मूलाज यूज कर लेंगे। जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हमारी डिफरेंट जनरल एंट्रीज क्या होगी परपेचुअल सिस्टम में और पीरियोडिक सिस्टम में। जी, ओपनिंग इन्वेंटरी लास्ट ईयर का जो बैलेंस होगा, जो भी जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर परचेजेस की है और सिस्टम परपेचुअल है तो इन्वेंटरी को डेबिट किया, अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश को क्रेडिट किया, अगर उधार पे ट्रांजैक्शन है तो पेबल्स को क्रेडिट किया। लेकिन अगर पीरियोडिक में परचेजेस करते हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया और पेबल्स को क्रेडिट किया। तो डेबिट किसको करना है ये डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा है। अगर परपेचुअल है तो इन्वेंटरी को डेबिट करेंगे और अगर पीरियोडिक है तो परचेजेस को डेबिट करेंगे। फ्रेट पेड, अब परपेचुअल में ये जैसा कि हमने डिस्कस किया इन्वेंटरी का पार्ट बन जाएगा। पीरियोडिक में इसको आप सेपरेट शो कर सकते हैं कि फ्रेट इन एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे और डेबिट करेंगे, क्योंकि इन्वेंटरी को इधर डेबिट करते ही नहीं। टू कैश क्रेडिट, हालांकि ये पार्ट इन्वेंटरी का ही है। कैश क्रेडिट, अगर कैश अगर उधार पे है तो पेबल क्रेडिट होगी। परचेजेस रिटर्न्स, जो हमने चीजें परचेज की अगर उनको रिटर्न करेंगे तो परपेचुअल में कैश डेबिट अगर कैश ट्रांजैक्शन थी, पेबल्स डेबिट अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, एज ए डिक्रीज इन लायबिलिटी टू इन्वेंटरी को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर आपका पीरियोडिक है तो परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट करेंगे। अब जब सेल करेंगे परपेचुअल में कैश या रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट, साथ एक और एंट्री भी उसी वक्त करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस इंक्रीज टू इन्वेंटरी डिक्रीज। लेकिन पीरियोडिक में सिर्फ सेल्स की एंट्री ही पास करेंगे, साथ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंटरी अपडेट नहीं करेंगे। फिर सेल्स रिटर्न्स जब होगी तो सेम उसी तरह यहाँ पे दो चीजें को सेल्स रिटर्न्स
डेबिट टू कैश क्रेडिट टू रिसीवेबल्स क्रेडिट और इन्वेंटोरी टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स वाले की यूनिवर्सल डालेंगे। और पीरियोडिक में इन्वेंटोरी को क्योंकि पहले अपडेट ही नहीं किया था या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को, तो यहां पे भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स टू कैश या रिसीवेबल्स करेंगे। उसके बाद अगर नॉर्मल लॉस होता है तो पीरियोडिक में हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, परपेचुअल में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज करेंगे और इन्वेंटोरी को डिक्रीज करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को सेपरेटली करते हैं तो परपेचुअल में एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंटोरी क्रेडिट और पीरियोडिक में एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग इन्वेंटोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंटोरी का अकाउंट बना हुआ है वो सिस्टम में हमने अभी देखा फीफो में, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आप उसको इन्वेंटोरी कंसीडर करेंगे। लेकिन पीरियोडिक में एंट्री डालेंगे इन्वेंटोरी अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये थी जी जर्नल एंट्रीज इन्वेंटोरी के रिलेटेड। उसके बाद लास्ट वाली बात स्टैंडर्ड कहता है जी कि डिस्क्लोजर नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और उसके साथ नोट्स टू द अकाउंट्स जहां पे डिटेल डिस्कशन होती है। तो ये कहते हैं जी कि नोट्स टू द अकाउंट्स में आपने इन्वेंटरी के लिए पॉलिसी कौन सी यूज की, मतलब मेथड वगैरह कौन सा यूज किया, फीफो या लीफो, परपेचुअल सिस्टम यूज किया या फीफो या एवको, या आपने परपेचुअल सिस्टम किया या पीरियोडिक किया, ये बताना है। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट की और उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन के मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, सप्लाईज कितना है, मर्चेंडाइज कितनी होती है। इन्वेंटरी को मर्चेंडाइज कब कहते हैं, जब एज इट इज आप उसको सेल करते हैं, उसकी शेप चेंज नहीं करते, या फिनिश गुड्स की। तो ये पूरी टोटल कैरिंग अमाउंट और उनकी क्लासिफिकेशन भी आपने कहां पे बतानी है, डिस्क्लोजर में। उन इन्वेंटरीज की जो एनआरवी पे है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, किसको बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, उस पे शो की हुई है, उनकी कैरिंग अमाउंट आपने बतानी है। और जितनी अमाउंट आपने एज ए एक्सपेंस राइट डाउन की इन्वेंटरी की वो आपने बतानी है। अच्छा, अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से इन्वेंटरीज को राइट डाउन कब करते हैं, नंबर 1 जब सेल हो गई, ये यूज कर ली, या स्पॉइलेज वगैरह हो गई। नंबर 2 जब लोअर ऑफ कास्ट या एनआरवी पे, एनआरवी लोअर है कास्ट से, तो भी पोर्शन आपका राइट डाउन होगा। अगर पहले आपने एस्टिमेट किया कि एनआरवी लोअर है, बाद में आपने को कुछ ऐसे हिंट मिले कि जी एनआरवी हायर है और आपको रिवर्सल करनी पड़ गई, तो जो पहले लॉस रिकॉग्नाइज किया था उसको रिवर्स किया, तो वो अमाउंट भी बतानी है और उसकी सर्कमस्टांसेस भी बतानी है जिनमें रिवर्सल करनी पड़े। ऐसी इन्वेंटरीज जो आपने एज ए सिक्योरिटी मॉर्टगेज के तौर पे जो लोन को लिया हुआ है उसके अगेंस्ट रखी हुई है। नॉर्मली अगर मैं शुगर इंडस्ट्री की बात करूं तो वो क्या करते हैं, उनकी शुगर जो है वो इन्वेंटरी होती है, वो उसको मॉर्टगेज करके बैंक से लोन ले लेते हैं और इन्वेंटरी की वो कास्ट जो एक्सपेंस होगी जिसके अगेंस्ट आपने सेल्स कर, उसके अगेंस्ट कास्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर ले, वो भी आपने बतानी है कितनी अमाउंट है। तो ये सारी डिस्कशन कहाँ पे होगी, डिस्क्लोजर्स में आपने ये डिटेल्स देनी है जी। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट ईयर की आप बना रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी जो थी वो 2 लाख से अंडर स्टेट हो गई। अब ये एक एरर है, मैंने कहा क्या करना था क्या नहीं, और क्या किया है और क्या करना था, उनका डिफरेंस एरर आएगा। अब इसका इफेक्ट क्या करना है,
देखो, एक पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंटोरी नेक्स्ट पीरियड की ओपनिंग इन्वेंटोरी है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूं। ये है करंट ईयर। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंटोरी जो है वो है 5 लाख की, परचेजेस हैं आपकी 8 लाख की। ये मैं हाइपोथेटिकल फिगर अपनी तरफ से ले रहा हूं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटोरी करनी थी। अब ये क्या हमने की, 2 लाख से कम शो की, से हमने इसको शो किया जी 4 लाख पे। तो हमने कास्ट ऑफ सेल्स अपनी बताई 8 और 5, 13 में से 4 गए तो 9 लाख। अब होने क्या चाहिए थे कि होने ये चाहिए थी कि ये 5 लाख के का फिगर आ गया, ये 8 लाख का फिगर आ गया और ये 6 लाख का फिगर आ गया। ये 2 लाख से अंडर स्टेट थी, तो हमारे पास 7 लाख की कास्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट। अब सेल्स रेवेन्यू माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब लेट्स अज्यूम सेल्स रेवेन्यू है आपका 1 मिलियन का। अब आपने कास्ट ऑफ सेल्स 900,000 की शो की, तो 100,000 जीपी आया, क्या जो कि होना चाहिए था। ये आपने किया, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सेल्स रेवेन्यू 100,000 का, सीजीएस 700,000 की, सॉरी 1 मिलियन का। अब 300,000 आपका जीपी हुआ, तो कितना कम हुआ, अंडरस्टेट हुआ 100 से। तो करंट ईयर प्रॉफिट तो सॉरी 200 से, इन दोनों का डिफरेंस 200 से अंडरस्टेट हो गया। अब करंट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंटोरी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंटोरी, तो ओपनिंग इन्वेंटोरी नेक्स्ट ईयर की कम हो गई। तो जब क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंटोरी कम होती है तो कास्ट ऑफ सेल्स कम होती है, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट करता है। अब याद रखिएगा, कास्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। और क्लोजिंग इन्वेंटोरी और कास्ट ऑफ और प्रॉफिट में सेम रिलेशनशिप है। अगर कास्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटोरी कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हुआ। तो हमने 2 लाख से अंडरस्टेट की, तो हमारा प्रॉफिट करंट ईयर का अंडरस्टेट हो गया और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, which of the following costs should be deducted from revenue to arrive at gross profit and what is the accounting concept behind this? ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी बोला कि सेल्स रेवेन्यू, सेल्स माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसके रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन डी आंसर है। अब
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अब आपके साथ डिस्कस कर लो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस को उसी टाइम पीरियड में रिकॉग्नाइज करें जिस टाइम पीरियड में उसके रेलेवेंट रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया है। तो इसीलिए जिस टाइम पीरियड में रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, उसी टाइम पीरियड में उसके रेलेवेंट एक्सपेंस मतलब है कि कास्ट भी रिकॉग्नाइज करनी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किए जाए, रिकॉग्नाइज किए जाए। जी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कास्ट ऑफ परचेजेस। तो इनमें से कौन सा कास्ट ऑफ परचेजेस में शामिल किया जाएगा? स्टोर ऑफ का रेंट, गोडाउन का रेंट नहीं, एबनॉर्मल लॉस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज नहीं, ये सारी एक्सक्लूडेड है। सिर्फ फ्रेट इन वो कास्ट है जो शामिल की जाती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन एग्जांपल्स में। जी, उसके बाद अब ये एक है कंपनी मारिया, इसकी ओपनिंग इन्वेंटोरी 900 यूनिट्स की थी। कुछ ट्रांजैक्शंस हुई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, परचेजेस हुई, सेल्स हुई, परचेजेस हुई, सेल्स हुई। अब सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज कास्ट मेथड। तो क्लोजिंग इन्वेंटोरी की वैल्यू करनी है, तो हमने उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो सब यूनिट्स की कास्ट और यूनिट्स को एड अप कर लेना है। तो पहले यूनिट्स कर लेते हैं। हमारे पास 900 यूनिट्स थे, 5 पे ओपनिंग बैलेंस 4500 आ गया। उसके बाद हमने 1000 यूनिट्स परचेज किए 6 पे, 6000 का फिगर आ गया। उसके बाद फिर हमने परचेज किए 600 यूनिट्स पे 7 पे, 4200 आ गया। तो टोटल कास्ट कितनी आ गई? 5 और 2 700 और 6 4 10 और 4 14, 14,700 टोटल कास्ट आ गई। और यूनिट्स आपके पास आ गए 19 और 6 2500। तो अब यहाँ से हमने एट द एंड क्या करना है? पहले पर यूनिट प्राइस कैलकुलेट कर लेनी है। 14,700 डिवाइडेड बाय 2500 इक्वल्स टू 5.88 आ गया। अब हमने देखा कि हमने यूनिट सेल कितने किए? 1250 एक सेल किए और 550 एक सेल किए। तो 1250 प्लस 550, 1800 यूनिट सेल किए। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स 2500 थे, 1800 सेल कर दिए। तो क्लोजिंग इन्वेंटोरी के यूनिट्स कितने आ गए हमारे पास? 2500 माइनस 1800, तो 700 यूनिट्स आ गए। अब इन 700 यूनिट्स की प्राइस पर यूनिट कितनी है? 5.88। तो 41 वैल्यू कितनी आ गई? 4116। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक बात कही थी कि हमने इन्वेंटरी को वैल्यू करना है लोअर ऑफ कास्ट या एनआरवी पे। तो उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट था? मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसको फौरी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। मटेरियलिटी क्या कहता है कि ऐसे आइटम्स
जिनका एरर या ओमिशन यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन चेंज करे मटेरियल कहते हैं। और गोइंग कंसर्न कौन सा है कि हम इस अजम्पशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि फोर्सेबल फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करेगी। कि उसके बाद after preparing draft accounts, Saima reviews her closing inventory. She discovered that some items included at cost of 2600 can be sold for 2550 after incurring selling cost of 65. अब इनकी एनआरवी देखें, what effect will any required adjustment have on Simon's profit? देखें, एक आइटम आपने कास्ट पे इंक्लूड किया हुआ था क्लोजिंग इन्वेंटरी का, अब उसकी एनआरवी आ रही है आपके पास कैन बी सोल्ड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2550, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 65 के हैं। तो 2550 माइनस 65 is equal to 2485। ठीक है जी। अब ये शो कास्ट पे है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेट कर गई है, होने 2485 पे थी, तो 2600 माइनस 2485 2600 माइनस 2485 115 से क्लोजिंग इन्वेंटरी अभी आपकी ओवरस्टेट है, इसको 2485 पे होना चाहिए था, 2600 पे है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी जब ओवरस्टेट हो गई तो इट मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट हो गई। क्लोजिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का इनवर्स रिलेशनशिप है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप है। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडरस्टेट है तो प्रॉफिट ओवरस्टेट है। तो इट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि क्लोजिंग इन्वेंटरी और प्रॉफिट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो वो प्रॉफिट भी क्या हो गया, ओवरस्टेट हो गया। $150 से, लेकिन जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट को 115 से, सॉरी, तो जब ये एडजस्टमेंट होगी इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, तो हम इन्वेंटरी को कम करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी को, तो प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, तो प्रॉफिट को हम 115 से डिक्रीज करेंगे। तो ये एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट क्या है कि प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे 115 से, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि तस्वीर कॉर्पोरेशन सेल्स 3 प्रोडक्ट्स, कितनी प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इनकी ओरिजिनल कास्ट पर यूनिट दी हुई है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट और यूनिट सोल्ड दी हुई है। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी बताएं। अब ये मैंने कहा कि इन्वेंटरी को वैल्यू किस पे करना है, लोअर ऑफ कास्ट या एनआरवी पे, और आइटम बाय आइटम। अब ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, हर एक की कास्ट या एनआरवी हम डिफरेंट देखेंगे। अब अल्फा की कास्ट तो हमें 10 पर यूनिट बता दी, एनआरवी कितनी आई 15 माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3, तो 12 की एनआरवी आ गई इसकी। तो लोअर ऑफ कौन सी है, कास्ट है, तो इसको तो हम 10 पे शो करेंगे। अब सेकंड बीटा, 13 कास्ट है, 14 सेलिंग प्राइस है, 5 की सेलिंग एक्सपेंस है, तो 9 एनआरवी आई, तो इसको हम 9 पे शो करेंगे, लोअर ऑफ कास्ट या एनआरवी पे। थर्ड में 14 में से 2 गए तो 12, फिर एनआरवी लोअर है, कास्ट 15 है, तो इस पे शो करेंगे।
अब हर एक को उसके यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो गया। 9 को 380 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3420 हो गया। और 12 को 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 240 टाइम्स 12 तो 2880। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 2880 प्लस 3420 प्लस 3000 तो 9300 की हमारी इन्वेंटरी होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी, which of the following items are excluded from the scope of IS2 inventory? अब स्कोप में हमने डिस्कस किया था, अब इन्वेंटरी दैट आर स्टेटेड एट NRV जस्ट इंक्लूड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्वेंटरी है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, जिनकी फेयर वैल्यू कास्ट से ज्यादा है उनको भी करेंगे, लोअर पे शो कर लेंगे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ये स्कोप में एक्सक्लूड की गई थी। ये उन एग्जांपल्स में से है जो एक्सक्लूड की गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी, थैंक यू वेरी मच students for your time. I hope you may have enjoyed your lecture. और इंशाल्लाह अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़।